और बहुत महत्वपूर्ण विषय था कल जो इंदौर के कलेक्टर ने परमिशन दी थी ड्रग ट्रायल के लिए। और उसके बाद सबसे पहले मुझे आपको सबको ये बताना है और आप सबकी इस संवेद आवाज़, आपके संवेद स्वर का ही परिणाम है कि कलेक्टर इंदौर ने वो अनुमति रद्द कर दी है, निरस्त कर दी है, तमाम किंतु परंतु बहानेबाजियों के बाद। लेकिन हमें आज बिल्कुल समझना है कि ये हुआ कैसे था। जैसा कि मैंने अलर्ट में आपसे कहा था, ये क्रोनोलॉजी समझना होगी हमें, और ये लोकतांत्रिक आवाज़ें आपको उठाते रहना होंगी ताकि सत्ता, प्रशासन, शासन कोई भी ऐसा काम न कर सके जो लोकतंत्र, मानवता के खिलाफ हो। तो आइए मैं क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको मालूम है कि इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को अपनी कुछ दवाओं के ड्रग ट्रायल की इजाज़त दी थी इंदौर के अस्पतालों के लिए। किन के लिए दी थी? जो कोविड-19, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कोरोना कह रहे हैं, इसके मरीजों को वे दवाएं खिलाई जानी थी और उनके परिणामों का आकलन होना था। सबसे पहले हमारे कुछ साथी सौमित्र रॉय, गिरीश मालवीय, इन लोगों ने इस आवाज़ को उठाया और फिर मैंने भी कल लाइव किया और बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की। अब पीछे चलते हैं कि ये हुआ कब था। सबसे पहले बाबा रामदेव के जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, उन्होंने इंदौर प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज को, वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को एक दरखास्त दी 20 या 21 तारीख को। और बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको ये समझाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो खंडन कलेक्टर मनीष सिंह करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की उस चिट्ठी में बहुत स्पष्ट लिखा है। मैं वो बात आपको बताना चाहता हूँ। उस आवेदन में लिखा है कि हम कोरोना के मरीजों को ड्रग देना चाहते हैं और उनके परिणाम का टेस्ट करना चाहते हैं। बहुत साधारण भाषा में यही ड्रग ट्रायल है, किसी मरीज पर किसी दवा को खिलाकर उसके परिणाम की जांच करना सीधी सीधी ड्रग ट्रायल ही कहलाती है। यही क्लिनिकल ट्रायल है जिसके लिए बाबा रामदेव के पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने दरखास्त दी और बाकायदा इंदौर के कलेक्टर ने इसकी इजाजत दे दी। कल जब ये मामला सामने आया, 48 घंटे में उन्हें इजाजत मिली। हमारे सहयोगी सौमित्र रॉय और अन्य साथियों ने और हम सब ने, आपने इस आवाज को बुलंद किया। कल सुबह के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में इसी शीर्षक के साथ खबर छपी है कि कलेक्टर इंदौर ने ड्रग ट्रायल की, क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त बाबा रामदेव के फाउंडेशन को दी है। इसके बावजूद अगले कुछ घंटे तक, 12 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। और जब हम सब ने ये आवाज़ उठाई और उसके बाद इसको राजनीतिक दलों ने भी हाथों हाथ लिया। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने इसे ट्वीट किया, उसको रीट्वीट किया राहुल गांधी के दफ्तर ने, ऑफिस ऑफ आरजी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किए 5-7। और जब हमारे आपके लाइव, हमारे आपके संवाद की आवाज़ सत्ता के नक्कार खाने में पहुंची तो ये तूती की आवाज़ बनकर नहीं रही, बल्कि ये नगाड़े की आवाज़ बन गई। और उसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने यह कहकर खंडन किया कि आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल नहीं होता है, हमने दवा खिलाने की इजाज़त दी थी। जबकि स्पष्ट रूप से बालकृष्ण के आवेदन में लिखा हुआ है कि हमें परिणामों की जांच करनी है, अर्थात सीधे सीधे ये ड्रग ट्रायल था। और जब ये आवाज़ बुलंद हुई तमाम लोगों के जरिए, तो आज के अखबारों में पहले पेज पर यही शीर्षक है कि कलेक्टर इंदौर ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को जो अनुमति दी थी वो निरस्त की गई है। मैं बहुत साफ पूछना चाहता हूं कि वे शाब्दिक बाजीगरी के जरिए अगर ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ दवा खिलाने की बात थी, एक चूरन था या अश्वगंधा की कोई गोली थी बूस्टर डोज के रूप में, तो फिर आपने अनुमति निरस्त क्यों की? अर्थात वो सीधे सीधे ड्रग ट्रायल था। मैं कल बता चुका हूं, उस वक्त अधूरी रह गई थी हमारी बात इंटरनेट की वजह से, और फिर मैं लगातार सफर में था। मैंने कल प्रक्रिया बताई थी। भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स में संशोधन किया है
मैं दोबारा दोहरा देता हूं बहुत संक्षेप में वे रूल्स, वे नियम ये कहते हैं कि कोई भी दवा कंपनी जब किसी दवा का परीक्षण करने चलेगी तो उसे सबसे पहले भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन करना होगा, फिर वो ICMR के पास जाएगा, फिर वो ड्रग्स एंड फूड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या किया जाना है उस पर मैं इस क्रोनोलॉजी की बात करना चाहता हूं आज। और मैं ये सारी बातचीत विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूं, मैं कोई चिकित्सा विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूं। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अरविंद दुबे मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने चर्चा की है और कई अन्य विशेषज्ञों से चर्चा की है। आप समझिए कोई भी दवा जब भी इस्तेमाल में आती है या जिस उसे प्रमाणीकरण चाहिए होता है कि वो मनुष्यों पर प्रयोग की जा सकती है, उससे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले वो दवा संबंधित रोग के कीटाणुओं पर लैब टेस्टिंग होती है उसकी। यानी आप ये मान लीजिए कि कांच के जार में, टेस्ट ट्यूब में, ब्यूरेट पपेट में, किसी में भी जो लैब में उन कीटाणुओं को रखकर, यानी वो सीधे जिसमें रोग है, मान लीजिए किसी में तपेदिक रोग है, TB, तो उस पर सीधे ट्रायल नहीं होगा, पहले उसमें से उस रोग के कीटाणु लिए जाएंगे, लैब में टेस्ट किया जाएगा उस दवा का जो आगे चलन में लाई जानी है, और इसे कहते हैं इन विट्रो। यानी जो लैब में टेस्ट होता है उसे इन विट्रो कहते हैं। और इसमें कृत्रिम परीक्षण होगा, उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जो कीटाणु पर दवा का प्रयोग किया गया उसके क्या परिणाम निकले, क्या दुष्परिणाम निकले। जब ये चरण पूरा हो जाएगा तो अगला चरण आएगा फेज 2 इन वाइवो, यानी एनिमल्स पर, एनिमल ट्रायल, जिसका मैंने जिक्र किया था। गिनी पिग हैं, आजकल बंदरों और चूहों पर प्रयोग होते हैं। गिनी पिग के बारे में फिर से बता दूंगा, कुछ जिज्ञासुओं ने कल पूछा था कि गिनी पिग क्या है। तो ये जो होगा इन वाइवो टेस्ट, जो सेकंड फेज है, तो जब आप उन जीव जंतुओं पर, चाहे वो गिनी पिग हों, चूहे हों, बंदर हों, इन्हें प्रयोग करेंगे, इनके ऊपर प्रयोग करेंगे दवा का, और इस दवा के दुष्प्रभाव और प्रभाव का आकलन एक निश्चित समय सीमा तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर परीक्षण के दौरान वो जीव जंतु जिस पर आपने ये एनिमल ट्रायल किया है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होगा। अगर वो जीवित रह जाता है तो उस पर क्या प्रभाव हुए, दुष्प्रभाव हुए, ये देखा जाएगा, और उस निश्चित सीमा तक उसे रखना होगा ऑब्जर्वेशन में। तब आप पहुंचेंगे तीसरे चरण में, जिसे ह्यूमन ट्रायल कहते हैं। किसी भी मानव पर इसके प्रयोग के लिए इन विट्रो, इन वाइवो के बाद आप ह्यूमन ट्रायल में पहुंचेंगे। और उस ह्यूमन ट्रायल के लिए सरकार के नियम हैं, सरकार के विभाग हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि जिस मरीज पर, जिस रोगी पर या किसी स्वस्थ व्यक्ति पर भी अगर यह प्रयोग किया जाना है तो उसके साथ एक अनुबंध होगा। अनुबंध होगा कंपनी का, जिस कंपनी ने वो दवा बनाई है, वो कंपनी पहले ये 3 चरण सरकार को बताएगी कि हम ये कर चुके हैं, इन विट्रो कर चुके हैं, इन वाइवो कर चुके हैं, इसलिए अब हमें मरीज, किसी रोगी की जरूरत है। अनुमति मिलने के बाद दवा कंपनी रोगी के साथ एक एग्रीमेंट करेगी, अनुबंध करेगी। उसे पूरी तरह जागरूक किया जाएगा, उसे सब कुछ बताया जाएगा कि हमने ये दवा बनाई है और हम इसको अभी तक ऐसा ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस दवा के प्रभाव से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, किसी भी तरह की स्थायी या अस्थायी अपंगता आ सकती है। और इस सारी बात को जानने के बाद संबंधित मनुष्य, संबंधित रोगी उस अनुबंध पर दस्तखत करेगा, उन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है इस ट्रायल के दौरान तो उसके परिजनों को इसका हर्जाना वो कंपनी देगी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ट्रायल कंपनी कर रही है दवा बनाने वाली। कोई स्थायी या अस्थायी अपंगता आ जाती है तो उसका इलाज कराना भी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। एक और बात, जब भी ऐसा कोई ट्रायल होगा किसी भी मनुष्य पर, रोगी पर, तो उसके लिए संबंधित अस्पताल में बाकायदा स्पेशल इमरजेंसी वार्ड बनाना पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि इंदौर के अस्पताल में कलेक्टर ने इजाजत दे दी तो जहां कोरोना के सामान्य मरीज इलाज करा रहे हैं वहीं ट्रायल शुरू हो जाए। कलेक्टर का यह तर्क, मैं पढ़ रहा हूं, किसी ने अभी कमेंट में लिखा है कि ये कलेक्टर ने अपने जवाब में लिखा है कि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई ट्रायल नहीं होता। हो सकता है ना होता हो,
लेकिन कोरोना जैसी घातक बीमारी में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे लोगों पर अगर कंपनी यह कहकर अपने पत्र में लिखती है कि हमें परिणाम का आकलन करना है, तो यह ट्रायल ही कहलाएगा और कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की इजाजत वो दे सके। तो जैसा मैंने बताया कि एक स्पेशल वर्ड बनाना पड़ेगा, इमरजेंसी वर्ड, कि उस ट्रायल के दरमियान कुछ भी हो सकता है उसके ऊपर, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने जो दवा बनाई है वो सचमुच मनुष्य पर कैसा प्रभाव डालेगी, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, कौन कौन सी आने वाले खतरे से उस रोगी को सामना करना पड़ेगा। ऐसा कोई इंतजाम इंदौर में नहीं किया गया था। सिर्फ 48 घंटे में बाबा रामदेव, जो कि विशुद्ध कारोबारी हैं, उनका धर्म आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं और उसमें कोई बुरी बात नहीं। भारत का कानून हर व्यक्ति को कारोबार करने की इजाजत देता है, वे जैसे भी नैतिक या अन्य रास्तों से कारोबार करना चाहते हैं वे करें। लेकिन बाबा रामदेव को इजाजत देने के पीछे की जो कहानी है, थोड़ा सा एक नज़र उस पर भी डाल लीजिए। आचार्य बालकृष्ण ने जिस दिन चिट्ठी लिखी उसके एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा रामदेव के साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत की, जिसमें तमाम अधिकारी बैठे हुए थे और उसमें तय हुआ कि बाबा रामदेव का चूर्ण और उनके अश्वगंधा की गोलियां आदि इत्यादि मध्य प्रदेश में वितरित किए जाएंगे। और मैं स्मरण करा दूं, शिवराज सिंह चौहान लॉकडाउन 3 के दरमियान ये दावा कर चुके हैं कि उनकी तस्वीरों वाला वो त्रिकुट चूर्ण का जो पैकेट है वो 2 करोड़ लोगों को बंट चुका है मध्य प्रदेश में। मुझे नहीं मालूम, मेरी सूची में इस वक्त जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वे तस्दीक करें कि क्या 2 करोड़ त्रिकुट चूर्ण के पैकेटों में से एक चूर्ण उनके घर पर पहुंचा था, जबकि प्रशासन का आधा तंत्र भी काम नहीं कर रहा था। तो ये चूर्ण के पैकेट बांटने वाले कौन लोग थे और कैसे पहुंच गया? मेरे घर पर नहीं आया ये त्रिकुट चूर्ण। आप में से किसी पर आया हो तो कृपया तस्दीक कर दीजिए। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। बाबा रामदेव की एक दिन बैठक होती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, और उस बैठक से बहुत पहले बिना किसी प्रक्रिया के बाबा रामदेव की चीज़ें खरीदी जाने शुरू हो जाती हैं। यद्यपि इस वक्त आपदा प्रबंधन कानून लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, महामारी अधिनियम लागू है, इसलिए टेंडर इत्यादि की प्रक्रियाएं इस वक्त ओवर रूल की जा सकती हैं, अनदेखी की जा सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ रामदेव के ही आयुर्वेदिक दवा इसकी पात्रता रखती थी कि मध्य प्रदेश में उसका वितरण शुरू हो जाए और उन्हें इजाजत दे दी जाए ड्रग ट्रायल की? कलेक्टर के इस आदेश को, इस अनुमति को निरस्त करने के बाद हर तरह से यह सिद्ध हो चुका है कि यह अपने आप में मानवता के प्रति अपराध था। किसी भी सूरत में भारत सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन करके कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। कल दिन में जब यह बवंडर हुआ तो कलेक्टर ने पहले ही बड़ा मासूम तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हमारे साथियों ने पूछा, अब होते कौन है अनुमति देने वाले और पुनर्विचार करने वाले? और अंततः शाम को उन्हें यह अनुमति निरस्त करना पड़ी। आइए इतिहास के आईने में देखें कि यह कितनी खतरनाक चीज होती है। इस तरह की ड्रग ट्रायल बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी प्रामाणिकता के अगर मरीजों को कोई दवा दे दी जाती है तो इतिहास में उसका क्या जिक्र है। और उससे पहले मैं गिनी पिग के बारे में फिर से बता दूं। कल कुछ साथियों ने पूछा था, हो सकता है उन्होंने उसके बाद अध्ययन कर लिया। आप सब लोग जानते हैं गिनी पिग एक बहुत छोटा सा जीव है, 20 से 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, और वो दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अमेरिका के एंडीज जो क्षेत्र है वहां पर होता है। और ये सुअर की प्रजाति का नहीं है। पिग नाम से गिनी पिग, पिग नाम से हो सकता है सुअर जैसा समझते हो। यह स्तनपायी जीव है और इसका वैज्ञानिक नाम केवियो पोर्सेलस है। 17वीं शताब्दी के आसपास इस पर वैज्ञानिकों ने, अन्वेषकों ने दवाओं का परीक्षण शुरू किया था। कालांतर में बंदरों पर, चूहों पर यह परीक्षण होने लगे हैं दवाओं के। तो यह गिनी पिग एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होता है कि किसी के ऊपर कोई प्रयोग किया जाना हो इस तरह का, तो उसे गिनी पिग कहा जाता है। तो मैंने कल यही कहा था, क्या हम गिनी पिग बनाए जा रहे हैं, यानी भारत के नागरिक? अब एक घटना का आपको उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूं, और यह बहुत महत्वपूर्ण घटना इतिहास में दर्ज है। लगभग 1963 के आसपास की बात है। नींद की दवा की खोज उस वक्त अमेरिका के डॉक्टर्स ने की थी, जो वो दवा कैंसर के रोगियों को भी दी जाती थी। उसका नाम था थैलिडोमाइड।
1963 में डॉक्टर्स ने बिना ठीक से इसकी पुष्टि हुए महिलाओं को देना शुरू कर दिया। गर्भवती महिलाएं, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को उस वक्त ये शिकायत रहती होगी, आज भी होगी, कि उन्हें नींद नहीं आती ठीक से, तो नींद की गोली के नाम पर ये थैलिडोमाइड अमेरिका में देना शुरू कर दी गई। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अमेरिका में उस दौर में बहुत बड़ी संख्या में विकलांग बच्चे पैदा हुए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और इसे इतिहास में थैलिडोमाइड दवा त्रासदी के नाम से ही दर्ज किया गया है। ये इतनी बड़ी घटना थी कि उस वक्त जब बिना परीक्षण के इस दवा के देने के दुष्परिणाम सामने आए तो थैलिडोमाइड डिसास्टर के इस त्रासदी के जिम्मेदार दवा कंपनी के ऊपर अरबों खरबों डॉलर का जुर्माना किया गया। वो दवा कंपनी बाद में बंद हुई। जो लोग भी जिम्मेदार थे उस वक्त इसके, उन सबको बर्खास्त किया गया सेवाओं से। और आज तक, और उस वक्त इन बच्चों के लिए जो थैलिडोमाइड दवा जिन माताओं ने ली थी, उनके जो बच्चे विकलांग और अशक्त पैदा हुए थे, उनके लिए स्पेशल स्कूल खोलने पड़े। बहुत से लोगों ने उन बच्चों को छोड़ दिया, उनके लिए स्पेशल अनाथालय खोलने पड़े अमेरिका में। और आज तक जो 1963, 64, 65 में जन्मे होंगे बच्चे, वे विकलांग अशक्त बच्चे आज भी अमेरिका में हैं। तो किसी भी दवा को ह्यूमन ट्रायल से पहले बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके बिना अगर आप कोई ट्रायल करते हैं तो इंसानियत ही खतरे में पड़ जाती है। मैं उन सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं, उन्हें सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने कलेक्टर इंदौर मध्य प्रदेश शासन की इस मिलीभगत से दी गई इस बेजा इजाज़त के खिलाफ कल आवाज़ उठाई और अंततः कलेक्टर को ये अनुमति निरस्त करना पड़ी। आप उनकी शाब्दिक बाजीगरी में मत फंसिए। 100% वो क्लिनिकल ट्रायल थी दवा की, उनके पत्र में लिखा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। और अगर ये लोकतांत्रिक आवाज़ें नहीं उठती तो शायद इंदौर के हमारे आपके जैसे भाई बंधु, हमारे आपके जैसे परिजन गिनी पिग बना दिए गए होते। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम और आप लोकतंत्र और मानवता के हक में ये आवाज़ उठाते रहेंगे। आप सब ने इस आवाज़ में अपनी आवाज़ कल से अब तक मिलाई। आप सबको भी सैल्यूट करना चाहता हूँ।